प्रिय छात्रों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, आज हम लोग मैथ्स का 2024 का सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग 2024 सेट नंबर 1 पे चलते हैं तो आपके अनुसार में जो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय पोर्शन में खंड आ में वो है, कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी है। तो बहुपद चैप्टर का ये सवाल है, इसमें आपसे कह रहा है त्रिघात बहुपद, तो जितने घात का बहुपद होता है उसके मैक्सिमम उतने ही शून्य या जीरोज पॉसिबल होते हैं। तो त्रिघात का बहुपद है तो इसमें अधिकतम जो शून्यक होंगे वो आपके 3 शून्यक ही संभव हैं। अर्थात पहले के उत्तर की बात करें तो पहले का उत्तर नंबर बी आपका 3 सही होगा। दूसरे की बात करें, दूसरा नंबर कह रहा है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो संख्या 140 का जब हम आज गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 5 × 7, या हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये जो विकल्प नंबर आपका दिख रहा है, विकल्प नंबर आपका सी दिख रहा है, या दूसरे का कह लीजिए विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। विकल्प नंबर थर्ड की बात करें अगर हम लोग, विकल्प नंबर थर्ड में एक बेसिक आपका शेषफल प्रमेय का फार्मूला ही लिखा हुआ है। जो फार्मूला आपको पता है या बेसिकली आपको पता भी होगा, वो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और जो विकल्प नंबर है आपका विकल्प नंबर थर्ड, तो तीसरे के विकल्प नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे, या विकल्प नंबर थर्ड इसका सही होगा। चौथे विकल्प की अगर हम लोग बात करें, कह रहा है रैखिक समीकरण चौथे नंबर पे कह रहा है आपसे रैखिक समीकरण की बात कर रहा है। रैखिक समीकरण x + 2y + 5 चौथे में दिया हुआ है। रैखिक समीकरण दिया हुआ है आपके पास x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6x + 1 = 0। तो इसमें कह रहा है इसके युग्म का हल कैसा होगा। रैखिक समीकरण दिया हुआ है, रैखिक का मतलब जो भी वेरिएबल हो उनकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है रैखिक युग्म का हल कैसा होगा। तो रैखिक युग्म के हल के लिए आपको 3 कंडीशन पढ़ाई गई होगी, आपने पढ़ा होगा। पहली कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में आपका अद्वितीय हल होता है, हल इस केस में आपका अद्वितीय होता है और रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, या रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा केस होता है आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस केस में जो रेखाएं होती हैं वो समपाती होती हैं और हल अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और रेखाएं आपकी समपाती होती हैं। रेखाएं इस केस में आपकी समपाती होती हैं। तीसरा केस आपका जो होता है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में आपके रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं, और इस केस में कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, और रेखाएं इस केस में आपकी समांतर होती हैं। रेखाएं इस केस में समांतर होती हैं। ये 3 कंडीशंस हैं आपके पास। इन 3 कंडीशंस से आप देख सकते हैं कि जो हल होगा समीकरण का वो अद्वितीय होगा। इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब कहने का मतलब कुछ इस तरीके का ग्राफ इसमें बनेगा। रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और इसका सिंगल हल होगा, अर्थात x और y का मान 1 मिलेगा। इस केस में अनेक हल होंगे, रेखाएं समपाती होंगी, मतलब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जस्ट दूसरे तय के ऊपर इस तरीके से होंगी और कई बिंदुओं पर एक दूसरे को कट कर रही होंगी, इसलिए इस स्थिति में हल अनेक होता है। इस केस में रेखाएं समांतर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और चूंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करती समांतर रेखाएं, तो उसके कोई हल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप चेक करते हैं कौन सी कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। पहले केस में देखें तो यहाँ पे a1 का मान 1 है, तो 1 और a2 का मान यहाँ पे x का गुणांक -3 है, तो -1/3। यहाँ पे y का गुणांक मतलब b1 है आपके पास 2, और ये है आपके पास कितना -6।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा -1/3, या कह लीजिए a1 बराबर a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये तो बराबर ही है। c1/c2 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे c1/c2, ये आपका कह लीजिए कि ये a1/a2 है जो कि दिया हुआ है -1/3, b1/b2 जो दिया हुआ है वो है -2/6, सॉरी 2/-6, और ये है -1/3। c1/c2 अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो c1 c2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों बराबर हैं तो हम c1 c2 चेक कर लेते हैं, नहीं होते तो द्वितीय हल हो जाता। फिलहाल c1 c2 भी चेक कर लेते हैं। 5/1, तो ये हो जाएगा 5। तो इस केस से आपको साफ साफ दिख रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, और ये बन रहा है आपका केस नंबर 3, या कह लीजिए कि कोई हल नहीं, अर्थात रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। तो इसमें विकल्प पे देखा जाए तो इसमें विकल्प नंबर आपका अद्वितीय दिया हुआ है तो है नहीं। दो हल के भी कोई सवाल नहीं उठते। अपरिमित रूप से अनेक हल, वो भी नहीं दिख रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो चौथे का विकल्प नंबर आपका, फोर्थ में विकल्प नंबर आपका डी जाएगा। विकल्प नंबर आपका डी जाएगा। तो ये 4 नंबर तक सवाल थे। आगे के लिए देखते हैं। आगे देखते हैं जरा। सवाल नंबर 5, विकल्प नंबर 5 की अगर हम लोग चर्चा करें, विकल्प नंबर 5 में आपको एक सिंपल समांतर श्रेणी दे दी है, आपको एक एपी दे दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी दे दिया है, -5, -1, 3, 7 इक्वल टू ... आपको सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर का मतलब आपको डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो सर्वांतर इक्वल टू होता है a2 - a1, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, पहला पद माइनस दूसरा पद। तो दूसरा पद है -1, और फिर उसके बाद आपका a1 है -5, तो ये हो जाएगा -1 + 5 मतलब +4। तो डी या कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा 4, जो कि विकल्प नंबर दिया हुआ है डी। तो पांचवें का विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। छठे विकल्प की अगर हम लोग बात करें, छठे विकल्प में कह रहा है एक सिंपल सा द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, x² + bx + c = 0। इसके विविक्तकर की बात किया है, तो विविक्तकर इसका डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b² - 4ac, जो कि विकल्प नंबर है आपका c। विकल्प नंबर इसमें c हो जाएगा। पांचवें में विकल्प नंबर आपका d हो जाएगा। छठे में ये छठा हो गया आपका विकल्प नंबर c। आगे देखते हैं विकल्प नंबर 7 की अगर बात करते हैं, तो विकल्प नंबर 7 में आपसे कह रहा है 2 बिंदु दिए हुए हैं। एक बिंदु दिया हुआ है 2, 3, दूसरा बिंदु दिया हुआ है 4, 1। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है, तो आपने बेसिकली ये आपके कोऑर्डिनेट हैं a1, b1, ये इसको कह लीजिए x1, y1, और दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका x2, y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी d = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप इसको x2 - x1 भी लिख सकते हैं, y2 - y1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा है, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी चीज़ अगर हम कहें तो देखें यहाँ पे x1 की वैल्यू दिया हुआ है 2 और x2 की वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है 3 - 1 का होल स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2 - 4 मतलब -2 का होल स्क्वायर मतलब 4, और 3 - 1 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 8, और जिसकी वैल्यू हो जाती है 2√2। तो ये हो जाएगी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का आंसर 2√2, जो कि आपके आंसर पेपर में विकल्प नंबर बी दिया हुआ है। अब हम चलें अगर सातवां नंबर हो गया 8वें नंबर सवाल पे। 8वें नंबर सवाल में आपसे कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x 3x² - 12x + m, इसमें आपसे कह रहा है कि मूल बराबर है। तो मूल बराबर होने के केस में जो विविक्तकर होता है d, इसकी वैल्यू होती है 0,
मूल अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल अगर बराबर हैं तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तकर होता है वो d बराबर 0 होता है। विविक्तकर d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, और b की वैल्यू अगर आप समीकरण से देखोगे तो -12 है, तो -12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, a का मतलब 3 और c का मतलब आपका m दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 3 12 m, 12 का स्क्वायर 144, तो m इक्वल टू 144/12 या m बराबर आपका आ जाएगा 12, जो कि विकल्प नंबर इसमें कह रहा है विकल्प नंबर डी। तो 8वें का विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। 9वें नंबर पे अगर हम लोग चलें, 9वें नंबर में आपसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं दी हैं, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं दी हैं। हाँ, आगे कह रहा है सवाल नंबर 9 में, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 आपसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब आपको पता होगा कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज आपको पता है, उस त्रिभुज को हम कंसीडर क्या कर लेते हैं, इसमें दिया भी हुआ है ABC, जिसकी प्रत्येक भुजाएं 2a हैं। अब प्रत्येक भुजा अगर भुजाएं 2a हैं तो अगर हम इसमें तीनों भुजाएं 2a ले लेते हैं, दिया ही है हमको, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है। तो शीर्ष लंब मतलब किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो हम उसके लिए करेंगे क्या, इसका जो सिंपल सा फार्मूला होता है वो तो होता है a√3। निकालने चाहें तो आप निकाल सकते हैं, चूंकि शीर्ष लंब है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल सा ये कर सकते हैं कि आपको इसकी लंबाई की आवश्यकता है, और ये चूंकि ये 60 डिग्री का एंगल है, चूंकि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण आपका 60 अंश का होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे आपको ये साइड पता है, ये साइड मतलब कर्ण की बात है, ये साइड आपको निकालनी है, मतलब कि एंगल के सामने की जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लंब। तो कर्ण और लंब में एक सिंपल सा रिलेशन होता है sin 60 इक्वल टू sin 60 बराबर sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब का मतलब लंब आपको निकालना ही, इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं डी, जो शीर्ष लंब हमको निकालना ही निकालना है। तो AD अपान कितना 2a लंब बटा कर्ण, और sin 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो होती है √3/2। तो ये हो जाएगा AD अपान 2a, और यहाँ से अगर AD की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो ये निकल के आएगा √3/2 इंटू 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और AD बराबर आ जाएगा a√3। कहने का मतलब क्या है, जो शीर्षलंब की ऊंचाई फार्मूला ही होता है a√3 होता है, लेकिन उस केस में जब साइड 2a हो, अदरवाइज ये चीज़ चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब इस सवाल में अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, a√3। 9वें का विकल्प नंबर सी। 10वें विकल्प की अगर हम लोग बात करें, 10वें बहुविकल्पीय प्रश्न को अगर हम लोग देखें, कह रहे निम्नलिखित सरणी का माध्य पूछ रहा है, निम्नलिखित सारणी का माध्य पूछ रहा है। तो इसमें एक सारणी दी हुई है छोटी सी, एक दिया हुआ है वर्ग अंतराल, और एक दिया हुआ है आपके पास बारंबारता। तो वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और बारंबारता आपको दी हुई है, वो दिया हुआ है 3, 2, 4, 2 और 3। तो बारंबारता निकालने का जो सिंपल सा फार्मूला आप लोगों को पता होगा, बारंबारता की बात कर रहा हूँ, इसमें कह रहा है आपका समांतर माध्य x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi। fi xi कहने का मतलब क्या है, fi का मतलब ये बारंबारता है आपके सारे, तो इन बारंबारता को xi से मल्टीप्लाई करना। xi का मतलब मध्य बिंदु, मतलब कि जो आपका ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है इनका मिडिल पॉइंट हर एक वर्ग अंतराल का निकालना है। तो कहने का मतलब 3 और 1 4, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 5 और 3 8 का आधा 4 हो जाएगा, 7 5 12 का आधा 6 आ जाएगा, 7 और 9 16 का आधा 8 हो जाएगा, 11 9 20 का आधा 10। तो ये मध्य बिंदु निकल जाएगा आपके पास, जो कि xi दिया हुआ है। इधर आप क्या करेंगे, fi xi का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो fi xi का मल्टीप्लाई करने मतलब 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 तियाँ 30,
और यहाँ पर अगर आप सिग्मा एफ आई आपको यहाँ से मिल जाएगा। सिग्मा एफ आई कहने मतलब 3 2 5 4 9 2 11 और 3 14, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसको निकालेंगे तो 6 8 14 24 38 और 16 54 और 30 84, एफ आई आपका आ जाएगा 84। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 84/6 14 सारी, तो 14 6 84, तो यह आ जाएगा उत्तर 6, या समांतर माध्य x बार बराबर आपका आ जाएगा 6, उत्तर आ जाएगा। जो आपका विकल्प नंबर देखा जाए तो विकल्प नंबर डी इसमें आपका सही होगा। तो आगे देखते हैं जरा, आपसे कह रहा है विकल्प नंबर, आगे चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 एक बेसिक सा त्रिकोणमिति का सवाल है, जिसमें आपसे कहा है साइन 27 डिग्री अपान साइन 63 डिग्री। तो साइन, इसमें से किसी एक क्वांटिटी को आप चेंज कर लीजिए, चाहे करने मतलब एंगल बराबर कर लीजिए, चाहे अंश वाले को बराबर कर लीजिए, 27 को 63 में कन्वर्ट कर लीजिए, या 63 को 27 में कन्वर्ट कर लीजिए, एक को बदल दीजिए। इसे साइन को लिख सकते हैं हम लोग कितना, साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस 63 अपान कितना, साइन 63 डिग्री। साइन 90 से 63 जाएगा तभी आपका 27 बचेगा। और आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पहले में जाएगा, और पहले में साइन है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, कास में। तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, तो कास 63 अपान साइन 63, जिसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी कास अपान साइन मतलब कि tan 63। कितना आ जाएगा ये आपका tan 63, जो कि आपका यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कास यहाँ पे बटे में दिया हुआ है कास 63, थोड़ा गलत हमसे लिख गया, कास 63 यहाँ पे दिया हुआ है कास 63 डिग्री, तो ये हो जाएगा कास 63 डिग्री। तो ये कास 63 कैंसिल होकर के बचेगा 1, यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए की बात किया है। सवाल नंबर 12 पे अगर हम लोग चलें, सवाल नंबर 12 कह रहा है कि यदि कास ए इक्वल टू √3/2, तो आपसे कह रहा है तो साइन 2a का मान पूछ रहा है, साइन 2a का मान पूछ रहा है। तो एक तो तरीका यह है कि आपको कास से पता है तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए। कास से अगर आपको पता है तो यहाँ से आप देखेंगे कास ए इक्वल टू कास √3/2, ये आपका कास 30 की वैल्यू होती है, मतलब कास 30 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एंगल ए बराबर आ जाएगा आपका 30 डिग्री, और साइन 30 दूनी 60 डिग्री, और ये निकल के आ जाएगा आपका √3/2। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप ए की वैल्यू निकाल करके साइन 2a में रख दीजिए, या साइन 2a का फार्मूला एक सिंपल सा होता है, उससे भी कर सकते हैं। साइन 2a इक्वल टू आपका होता है 2 साइन a इंटू कास ए। अब यहाँ पे देखेंगे तो कास ए की वैल्यू तो डायरेक्ट पता है, कास ए की वैल्यू की सहायता से आप साइन ए की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रख देंगे तो भी उत्तर आपका सेम आएगा। तो एक तरीका ये आप फार्मूले से कर सकते हैं, और एक तरीका ये है कि आप ए की वैल्यू निकाल करके साइन 2a में इजीली रख सकते हैं और आंसर मिल सकता है आपको। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो विकल्प नंबर 13 आपसे जो कह रहा है, विकल्प नंबर 13 आपसे कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए। तो आपने सर्वसम्मिका के 3 फार्मूले पढ़े हैं। एक फार्मूला पढ़ा है आपने साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एक पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और एक पढ़ा है 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू ये होता है आपका सेक स्क्वायर ए, दूसरा 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ से एक काम और कर लीजिए, जो सेक का रेसिप्रोकल होता है कास, तो 1 / cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 / sin स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो ये निकल के आएगा साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, और साइन अपान कास से बराबर होता है आपका tan के, तो इसको लिख सकते हो कितना आप tan स्क्वायर ए, जो कि विकल्प नंबर इसमें दिया हुआ है डी, या 13 का विकल्प नंबर डी आपका सही होगा।
इसी क्रम में अगर हम लोग और बढ़ें सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। विकल्प नंबर 14 पे, विकल्प नंबर 14 आपसे कह रहा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए। तो कह रहा है कि सत्य होगा जब ए का मान, तो ए का मान इसको विकल्प से करना ज़्यादा ठीक होगा। ए विकल्प दिया हुआ है 0 डिग्री, तो यहाँ पे ए की जगह पर अगर 0 डिग्री रखें तो साइन 0 की वैल्यू 0, और यहाँ पे भी रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0। तो कहने का मतलब ये ए बराबर अगर आपका देखा जाए तो ये 0 डिग्री के लिए बराबर होगा। तो ये तो हो गया कि विकल्प से आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अभी हमने साइन 2a का फार्मूला बताया। साइन 2a के फार्मूले को यहाँ पे रखिए, 2 साइन ए इंटू कास ए, ये साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कास ए इक्वल टू 2 साइन ए। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कास ए इक्वल टू बचेगा 1। अब यहाँ पे वो लड़के गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं कटने के बाद। ऐसा कुछ नहीं, चूँकि साइन ए बटे में आएगा तब कैंसिल होगा, तो इसलिए यहाँ पे बचेगा 1, 0 नहीं। और कास में एक मान आपका होता है कास 0 के लिए, तो कास ए बराबर कास 0, तो ए बराबर कितना 0 डिग्री। तो एक तरीका तो यह है कि आप इस तरह से निकाल लीजिए, या विकल्प से चेक करके खुद ही ए की वैल्यू रख करके देख लीजिए तो ए बराबर 0 पर ही LHS और HS दोनों साइड आपस में बराबर आएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो विकल्प नंबर जो 14 है उसका विकल्प नंबर ए सही होगा। इसी तरीके से अगर हम सवाल 15 पे चलते हैं। सवाल 15 आपसे कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाली 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब परिधि, वृत्त का जो परिधि होता है वो होता है 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr और वो दिया हुआ है 2πr इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो 22 बटा 2π, तो ये कट के हो जाएगा 11। तो r इक्वल टू 11 अपान और पाई की वैल्यू रखोगे 22/7, तो ये निकल के आ जाएगा r इक्वल टू 7/2। तो ये सेंटीमीटर में आपकी त्रिज्या आ जाएगी। लेकिन आपसे कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का चतुर्थांश, जो वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल πr², उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 1/4 πr² हो जाएगा, तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, तो r का मतलब त्रिज्या की बात है, त्रिज्या आपकी आई है 7/2। तो इसको लिख सकते हैं 7/2 गुणे 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से लिख सकते हैं 2 1 कम 2 और 2 के रही हम 22, तो 11 सते 77 और 4 दूनी 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। तो जो कि विकल्प नंबर दिया हुआ है C। अगला चलते हैं सवाल नंबर 16 पे। सवाल नंबर 16 में आपसे कह रहा है कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल आप सब लोगों ने देखा होगा। कैप्सूल का शेप कुछ इस तरीके का होता है। आपके पास एक बेलन होता है और इस बेलन के दोनों सिरों पर एक अर्धगोले होते हैं, एक दोनों सिरों पर एक अर्धगोले। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे इस कैप्सूल को, तो यहाँ पे एक बेलन, एक कैप्सूल, एक बेलन और 2 अर्धगोलों का संयोजन होता है, या इसमें कह सकते हैं एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों के संयोजन को ही कैप्सूल कहते हैं, जो कि विकल्प नंबर आपका बी है। इसी तरीके से अगर हम विकल्प नंबर 17 पे चलते हैं, तो विकल्प नंबर 17 कह रहा है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक, मतलब माध्य पता है और बहुलक पता है, तो उनका माध्यक पूछ रहा है। तो माध्य, बहुलक और माध्यक में एक छोटा सा फार्मूला होता है, उसको ध्यान रखने की जरूरत है। वो होता है 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक, 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ये आपका फार्मूला होता है। इसमें आपको दिया क्या है, दिया आपसे माध्यक पूछ रहा है। बहुलक जिसमें से दे दिया है, बहुलक आपको दिया है 35, बहुलक की वैल्यू 35 यहाँ पे रख दीजिए फार्मूले में। और जो माध्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है 32, तो 32 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 64। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 9 और 6 3 9 99 आ जाएगा। तो 3 माध्यक इक्वल टू 99 और ये माध्यक इक्वल टू आ जाएगा 99/3, मतलब कि 33 या 33 आपका उत्तर हो जाएगा, जो विकल्प नंबर आपका डी दिया हुआ है। इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ें सवाल नंबर 18 पे या बहुविकल्पीय प्रश्न में,
18 नंबर, आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग बहुत ही आसान है बताना। आप बारंबारता सारणी में अगर सवाल में देखेंगे तो जो बारंबारता जो सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक बारंबारता देख रहे हो आप, इसमें सबसे ज़्यादा 19 का है, और जो कि बहुलक वर्ग आपका है 15 से 20। तो 15 से 20 का जो बारंबारता वर्ग 19 है वही आपका बहुलक वर्ग होगा, या विकल्प नंबर कहा जाए बी। 19 नंबर में आपसे कह रहा है, 19 नंबर का है कि दो पासों को एक साथ उछाले जाने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। तो दो पासे एक साथ उछाले जा रहे हैं, तो दो पासों को उछालने पर जो टोटल संभावनाएं बनती हैं वो बनती हैं 36, लेकिन योग 10 प्राप्त हो उसके लिए अगर हम दो पासों को उछालने के सारे अगर हम लोग सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि लिखें तो वो कुछ ऐसा होगा 1,1, 1,2, इसी तरीके से 1,6 तक, सेम तरीके से 2,1, 2,2, ये इसको देखा जाए तो 2,6 तक, 3,1, 3,2 से लेकर के 3,6 तक, या 4,1, इसी तरीके से 4,6 तक, 5,1 से स्टार्ट करेंगे तो 5,6 तक, इसी तरीके से 6,1 से स्टार्ट करेंगे तो 6,6 तक। तो ऐसे पेयर आपको लेने हैं इसमें से जिसका जोड़ 10 आ जाए। एग्जैक्ट 10 की बात किया है, ना 10 से कम ना 10 से ज़्यादा। प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। तो प्राप्त संख्या 10 इसमें तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 एक साथ मैक्सिमम होगा, इसमें भी मैक्सिमम 6 2 8 होगा, इसमें भी मैक्सिमम 6 3 9 होगा, इसमें मैक्सिमम 6 4 10 मिल जाएगा। तो एक केस यहाँ पे मिलेगा, और एक केस इसके जस्ट पहले 5,5 मिलेगा, तो एक केस यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा केस 6,1, यहाँ पे 6,2, 6,3, 6,4, और इसी तरीके से अगर हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो 6,5, 6,6, तो एक केस यहाँ पे मिल जाएगा 6,4। तो टोटल जो अपने अनुकूल जो घटना है वो आपकी अनुकूल घटना 1 2 3, मतलब 4,6, 5,5, 6,4, टोटल 3 घटनाएं हैं। मतलब जो अनुकूल घटनाएं हैं अपने उसको ऊपर रखते हैं, और कुल घटनाएं जो मिलती हैं वो 6 6 12 36 घटनाएं इस तरीके से मिलेंगी। तो 3/36 या 1/12 आपका उत्तर हो जाएगा। और 1/12 उसकी प्रायिकता है कि अंक दो पासों के फेंकने पर उत्तर आपका जो अंक आए वो टोटल 10 आए, अंकों का योगफल मैक्सिमम 10 हो। मैक्सिमम कहने का मतलब नहीं, एग्जैक्ट जो आएगा वो 10 आएगा, उसकी प्रायिकता 1/12 होगी। आगे कह रहा है विकल्प नंबर 20 पे चलते हैं, लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न पे। लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या, तो सबको पता है लूडो के पासे में आपके पास या तो फिर 1 होता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, जिसमें 3 सम है और 3 ही आपके क्या है, विषम है। 3 सम है और 3 आपका विषम है। तो 3 सम और 3 विषम की बात किया है, तो सम की बात किया तो सम 3 है, तो टोटल संभावना 3 और टोटल 6 है, तो 1/2 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। या विकल्प नंबर 20 की बात करें तो विकल्प नंबर 20 से आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, या सवाल नंबर 20 से विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें इसमें, अब वर्णात्मक प्रश्नों में खंड बा में अगर देखें तो 21 नंबर का प्रश्न पहले स्टार्ट होता है। 21 नंबर के अगर खंड का की बात करें तो इसमें कह रहा है एक घन का आयतन आपको दिया हुआ है 1331 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। तो घन का आयतन ये आपको दिया है 1331 सेंटीमीटर की घात 3। तो आपसे इसमें पूछ रहा है प्रत्येक भुजा पूछ रहा है, तो प्रत्येक भुजा निकालनी है आपको। तो आयतन का फार्मूला होता है a की घात 3। मान लीजिए भुजा a है तो a की घात 3 बराबर 1331, तो a बराबर आपका हो जाएगा घन मूल 1331, और 1331 किसकी घात 3 है, सबको पता है कि 11 की घात 3 है, तो इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, या उसकी घन की भुजा जो निकल के आएगी वो 11 सेंटीमीटर निकल के आएगी। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग
खा की बात करते हैं, विकल्प नंबर सवाल नंबर खा की बात करते हैं। कह रहा है एक द्विघात समीकरण हमको दिया हुआ है x की पावर 2 प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल पता है। तो p का मान पूछ रहा है, तो मूल पता है, तो मूल एक्चुअली इसका जो मूल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, तो हमसे p की वैल्यू पूछ रहा है। तो मूल अगर किसी द्विघात समीकरण का पता है तो मूल असल में उस द्विघात समीकरण के वैल्यू को संतुष्ट करता है। तो सिंपली उस मूल को उठा करके x की या वेरिएबल की जगह पे रख देंगे। तो मूल अगर 2 दिया है तो इसका मतलब 2 की घात यहाँ पे हम रखेंगे 3 और प्लस 3 इंटू 2 माइनस पी इक्वल टू कितना 0। तो हो जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और प्लस 6 माइनस पी इक्वल टू 0, तो माइनस पी इक्वल टू माइनस 14, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 8 से 14 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो p इक्वल टू आपका उत्तर आ जाएगा 14। अगर मूल 2 है तो p की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 14। इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सर यहाँ पे 2 की घात 3 नहीं है, 2 घात बहुपद है ये, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 जो कि 6 4 10 और ये आपका आ जाएगा 10। तो इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में 21वें के गा नंबर की अगर हम लोग बात करें, 21 का गा नंबर, 21 के गा में आपसे कह रहा है एक सिंपल सा सवाल है, काश थीटा इक्वल टू दिया है हमको, काश थीटा इक्वल टू 15/17, काश थीटा इक्वल टू 15/17। एक तो तरीका कि ये है कि आप त्रिभुज बना करके आधार बटा कर्ण लिखिए और लंब निकाल लीजिए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, सर्वसम्मिका है, आपको पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा एंड कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा निकाल लें, यही हमसे पूछ भी रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास का मतलब क्या है, कास का मतलब है 15/17, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225/289, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे 289 माइनस 225, 289 माइनस 225 से आपका आ जाता है 64/289, और 64 का मतलब 8 हो गया वर्गमूल और 289 का मतलब 17। तो इस तरीके से साइन थीटा की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 8/17। एक तरीका ये है सर्वसम्मिका का यूज कर लीजिए, या दूसरा तरीका ये है कि आप त्रिभुज बना करके ये आधार बटा कर्ण पता है जिसमें से लंब निकाल लीजिए, लंब आपका 8 आएगा, वही लंब बटा कर्ण आपका 8/17 आ जाएगा। इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो 21 में सवाल नंबर जो घा की बात किया है, ये चौथा जो सवाल इसमें दिया है 21 नंबर में, चौथे सवाल की जो बात किया है, कह रहा है कि बारंबारता सारणी दी हुई है। बारंबारता सारणी कहने का मतलब एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है। यहाँ पे देखें तो 21 का सवाल नंबर घा, तो ये हो जाएगा, ये दिया हुआ है वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और जो इसके करस्पॉन्डिंग बारंबारता जो दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है 1, 2, 6, 8 और 3। अब अगर हम इसका xi निकाल लें, xi कहने का मतलब मध्य बिंदु, बारंबारता का मध्य बिंदु, तो जो 0 और 2 का जो सम आएगा वो 2 आएगा, इसका आधा 1 हो जाएगा, 4 2 6 का आधा 3 हो जाएगा, 6 4 10 का आधा 5 हो जाएगा, 8 से 14 का आधा 7, 10 और 18 का 10 और 8 का जोड़ 18 और इसका आधा 9। तो सेम इसी तरीके से अगर हम इसमें आगे बढ़ें, इसमें अगर हम लोग कुछ आगे बढ़ें तो इसमें आप पहले इसका निकाल लीजिए सिग्मा fi, चूँकि fi xi की ज़रूरत पड़ेगी, तो fi की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगा 2 और 1 3 और 6 9, 2 1 3 6 9 8 17 और 3 20, और यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं fi इंटू xi, और ये आपका योग का कॉलम बन जाएगा, ठीक।
तो यहाँ से निकालेंगे एफ आई एक्स आई की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो एक एक कम एक, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 और 7 8 56 और 9 त्रिक 27। इसको ऐड करेंगे तो 1 6 7 और 30 37 और 6 43 और 50 93 और 27 120 आपका आ जाएगा। या इसको कह लीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 120। तो जो समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य कामा एक्स बार से समांतर माध्य को डिनोट किया जाता है, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। और एफ आई एक्स आई की वैल्यू जो निकल के आई है वो निकल के आई है 120 और एफ आई की वैल्यू जो निकल के आई है वो निकल के आई है 20। 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। यही आपका उत्तर होगा 21 का सवाल नंबर गा। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ें, इसमें अगर हम लोग आगे देखें तो 21 में सवाल नंबर अंगा की बात करें तो इसमें आपसे कह रहा है बिंदुओं, 2 बिंदु दिया हुआ है -3, 10 और एक बिंदु दिया हुआ है 5, 4। इसमें कह रहा है मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए। तो जो मिलाने वाला रेखाखंड है आपके पास, इसका मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है ये मान लेते हैं आपके पास कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ये कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो फार्मूला होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होता है वो होता है x1 + x2 अपान 2, y1 + y2 अपान 2। तो इसको अगर देखेंगे तो x1 का मतलब -3 और x2 का मतलब 5/2 और y1 का मतलब 10 और y2 का मतलब 4/2। तो -3 + 5 2/2 का मतलब 1, 10 4 14/7 2 का मतलब 7। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकल के आएगा वो आपका आएगा 1,7, 21 का अंगा नंबर। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़े 21 के चा वाले पोर्शन में, इसी तरीके से अगर हम लोग आगे देखें 21 का लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है चा नंबर, इसमें आपसे कह रहा है बिंदु दिया हुआ है -1, -3 और एक बिंदु दिया हुआ है x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है। इनके बीच की जो दूरी दी है वो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 13 मात्रक दिया हुआ है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए। ये आपका काम करेगा x1, y1 और ये काम करेगा आपको x2, y2। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला d = होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। d आपको दिया हुआ है 13 = x1 का मतलब -1 और -x, x2 का मतलब -x और प्लस y2 की वैल्यू जो y1 की वैल्यू दी हुई है -3 और फिर -9 का होल स्क्वायर। -y2 की वैल्यू जो दिया हुआ है y1 का वैल्यू मतलब -3 और y2 की वैल्यू मतलब कि 9। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो 13 का भी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। 13 का स्क्वायर इक्वल टू -1 - x का होल स्क्वायर और फिर प्लस -3 -9 -12 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। इसको a + b के होल स्क्वायर से अगर हम ओपन करें तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x और ये निकल के आपका आ जाएगा +2x और माइनस आपका निकल जाएगा, जिसकी यहाँ पे दोनों माइनस है, माइनस कॉमन करेंगे स्क्वायर से तो प्लस ही निकल के आएगा। तो इसको a + b के होल स्क्वायर से ही ओपन करेंगे और -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा 144 और 144 को अगर हम इधर लाएंगे या इसको 144 और एक 145 निकल के आएगा तो x² + 2x + 145 और इधर है आपके पास 169 13 का स्क्वायर और इसको अगर इधर ला करके माइनस करें तो 169 - 145 144 और एक 100 हो जाएगा 45 और इधर लाएंगे तो -145 = x² + 2x।
तो यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 169 से घट के निकल के आएगा आपके पास 24, ठीक है ना। और 24 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 24 को उधर लेके जाएं तो ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसका बीच वाला पद ब्रेक करके अगर इसका हम फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो 6 और 4 दो फैक्टर इसके बन के आएंगे। तो अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 6, या इसको अगर डिटेल में करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 6 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन करेंगे तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक वैल्यू x की निकल के आएगी -6 और एक वैल्यू निकल के आएगी x की 4। तो x की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक -6 और एक 4। तो इस तरीके से x का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं। x का मान आएगा 4 और -6। आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।